हाय, गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो आप लोग? मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा और टॉपिक लेकर आया हूं एक ऐसा कि जो शायद आपके बहुत काम आएगा। बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक लेकर आया हूं। मैं बिना पढ़े लिखे आया हूं मैंने कोई तैयारी नहीं करी, लेकिन क्योंकि इस संकट के समय जो ये वायरस फैला हुआ है, तो ज़्यादातर लोग एक कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं कोरोना के सिम्टम्स की, इसमें सांस फूलती है, इसमें खांसी आती है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें फीवर होता है, तो वो बाकी चीज़ें भूल जाते हैं सब कि फीवर भी होता है 101, गले में दर्द भी हो सकता है, खांसी, सूखी खांसी भी आ सकती है, कमजोरी बहुत सारी लगती है। वो सिर्फ एक आधा सिम्टम पकड़ लेते हैं, जैसे कि सांस का फूलना, मेरा सांस फूल रहा है, मेरा सांस फूल रहा है, मेरा सांस फूल रहा है। कैसे पता लगाएं कि आपका जो सांस फूल रहा है? और आज साथ में ये भी बताऊंगा कि सांस फूलने के और क्या रीज़न होते हैं। और एक सांस जो फूलता है टेंशन से, इसको बोलते हैं हाइपरवेंटिलेशन। दूसरा सांस फूलता है जो हार्ट की वजह से। तीसरा जो दमा, अस्थमा, है ना, जो लंग्स की वजह से। तो तीनों का डिफरेंस बताऊंगा और आपके इसमें कोरोना में भी काम आएगा और आगे चल के भी काम आएगा। और जो हार्ट पेशेंट है उनको भी देखना चाहिए, और जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको भी, कैसे पता लगाएं कि ये कार्डियक अस्थमा है या ये ब्रोंकियल अस्थमा है। कार्डियक मतलब जो हार्ट की वजह से होता है, और ब्रोंकियल अस्थमा जो सांस की हमारी प्रॉब्लम होती है, जिसको हम दमा कहते हैं। और कोरोना जिसमें तो फिलहाल बिना बात के ही सांस फूल रहा है लोगों का। देखो, पहले मैं बात कोरोना की करता हूँ। अगर आप को सिर्फ सांस फूल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और पहले भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सांस फूल रहा है, कोई वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सांस फूल रहा है, तो ये सिम्टम नोट करो। और साथ में, क्या आपको घबराहट होती है? क्या रात को आपको नींद नहीं आ रही है? क्या आप रात को उठ के बैठ जाते हो? क्या आपको बार बार पल्स फास्ट हो जाती है सोच के, टीवी देख के या ऐसा? तो ये सिम्टम होता है एंग्जाइटी के, पैनिक डिसऑर्डर के। तो यहाँ पे सांस, क्योंकि आप ब्रीथ भी ठीक से नहीं कर पाते हो, इतनी टेंशन में आ जाते हो कि ब्रीदिंग का पैटर्न भी चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं हाइपरवेंटिलेशन। तो ये सिम्टम होते हैं ज़्यादातर। तो जब आपको सांस फूल रही है, देखो मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको इतना ही शक है, आपकी सांस फूल रही है, तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो जी मेरा पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक कर दें यहाँ पे लगा के, कि ऑक्सीजन कितनी है। 94% से अगर कम है तो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जनरली 94 से हमारी 98% के बीच में ऑक्सीजन होती है, 99 तक। तो अगर आपको ये इतना ही लग रहा है शक कि मेरी सांस फूल रही है, कि मुझे कोरोना ना कोरोना, तो भाई एक बार जाके ये चेक करा लो। और साथ में बाकी सिम्टम देखो, क्या आपको फीवर था, तेज बुखार था, क्या आपके गले में दर्द कुछ हुआ था, क्या आपका खराश है गले में साथ में फीवर के साथ, क्या आपको सूखी खांसी आई थी, क्या आपको बहुत कमजोरी लग रही है, आपका बीपी लो है, ये सब सिम्टम नहीं है, सिर्फ सांस फूल रही है। तो सांस फूलने का कारण एक तो ये मैंने बताया, एक तो टेंशन की वजह से भी हो सकता है, जो आप बहुत स्ट्रेस में हो रहते हो। दूसरा, इस मौसम पे जब चेंजिंग मौसम होता है, कभी आपने सोचा इस मौसम में तो वैसे भी लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, एलर्जिक दमा होता है। तो पहले मैं बताऊंगा दमा के क्या लक्षण होते हैं। एलर्जिक दमा या सांस की प्रॉब्लम जो दमे की वजह से होती है, जो हमारी ब्रोंकाइटिस की वजह से होती है, जहाँ पे सांस की नली सिकुड़ जाती है मौसम चेंज होने पर। उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक तो कफ आती है और बलगम भी आता है थोड़ा बहुत। उसके साथ साथ जब सांस फूलती है, तो एक तो जो दमे के पेशेंट होते हैं, और कैसे पता लगाएंगे कि हमें हार्ट की वजह से तो नहीं है कार्डियक अस्थमा जो हार्ट की वजह से होता है, जहाँ पानी भर जाता है लंग्स में, वहाँ पे भी सांस फूलती है। और एक नॉर्मल दमा, अस्थमा जिसको बोलते हैं, जो एलर्जिक भी होता है, नॉन एलर्जिक भी, जिसमें सांस की नली बंद हो जाती है, ठीक है। जो नॉर्मल दमा होता है, जो अस्थमा होता है, वो एलर्जिक नॉन एलर्जिक दो टाइप का होता है, और वो बच्चों में भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी एज में जाकर शुरुआत हो सकती है। लेकिन जो हार्ट का अस्थमा होता है वो जनरली बड़ों में होता है, जनरली अडल्ट्स के बाद या मिडिल एज में या ओल्ड एज में होता है। क्यों? वहाँ पे हार्ट की मसल वीक हो जाती हैं। हार्ट की मसल वीक इतनी हो जाती हैं कि उसकी वजह से पानी भरना शुरू हो जाता है लंग्स में। और ख़ास बात होती है हार्ट के पेशेंट में, जब पानी भरने से सांस फूलता है तो उनको चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जब रुक जाते हैं तो उनको कई बार चलने में छाती में दर्द भी होता है, रुकने में आराम मिल जाता है। और सांस रात को ज़्यादा फूलता है जब वो लेट जाते हैं, अचानक सोते सोते सांस फूलता है और वो उठ के बैठ जाते हैं, और उठ के बैठने में उनको आराम मिलता है। ये हार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं PEND, ठीक है, प्रेक्समल नॉक्टर्नल अस्थमा। मतलब कि रात के समय सांस फूलना, जब लेटने में क्या होता है, वो पानी ऊपर चढ़ जाता है और सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये होता है हार्ट के पेशेंट में, जहाँ हार्ट की मसल वीक हो जाती है, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या हार्ट अटैक के बाद भी ऐसा हो सकता है। दूसरा ऑर्थोपनिया कहते हैं, जब बैठने में आपको आराम मिले, लेटने में आपको सांस ज़्यादा फूले, क्योंकि पानी ऊपर चढ़ जाता है जैसे ही आप लेटते हो, तो फिर बैठ जाता है इंसान तो उसको आराम मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ये होता है सिर्फ हार्ट के पेशेंट में, ठीक है। तो हार्ट के पेशेंट में आपको चेस्ट पेन की हिस्ट्री, पहले हार्ट
ब्लॉकेज की हिस्ट्री भी हो सकती है कि पहले इनको हार्ट अटैक हुआ था, या फिर कार्डियोमायोपैथी एक होती है जिसमें हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं। कुछ जगहों पे तो पेशेंट को पहले से पता होता है, कुछ जगह पे अचानक होता है कि महीने भर से सांस फूल रही है। यहाँ पे शॉर्ट हिस्ट्री होती है, महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, पहले कभी कुछ नहीं हुआ। तो जहाँ इस उम्र में खास तौर से 50, 60, 70 साल की उम्र में अचानक सांस फूल रहा है, बैठने में भी फूलता है, लेटने में ज़्यादा फूलता है, तो एक इको नाम का टेस्ट होता है, वो जरूर करा के देख लेना चाहिए, जहाँ पे हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं। हार्ट नॉर्मली जो फंक्शन करता है 55 से 70% तक उसका पंपिंग एक्शन होता है नॉर्मल। जब 35% से नीचे आ जाए तो उसको बोलते हैं सीवियर एलवी डिसफंक्शन, मतलब ज़्यादा मसल वीक हो चुकी है। ऐसे पेशेंट में पानी भरने का खतरा हमेशा रहता है। और इनफैक्ट जब कोई इन्फेक्शन होगा, कोई बुखार हो गया, या आपने कोई गलत दवाई खा ली, कोई पेन किलर खा ली, तो ऐसे पेशेंट में इवन 40% तक भी अगर आपका पंप कर रहा है तो भी पानी भरने का खतरा रहता है। ठीक है, तो जैसे कोई इन्फेक्शन हो, फीवर हो, तो अपने डॉक्टर से मिलें, अपने आप दवाइयाँ मत खाएं, खासतौर से पेन किलर अवॉइड करें हार्ट के पेशेंट। तो ये मैंने बताया कि हार्ट के पेशेंट की हिस्ट्री शॉर्ट होती है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या उसको पहले से पता होता है उसकी ब्लॉकेज की हिस्ट्री है, या उसने पहले से ही पता करा रखा, उसको इको हो चुका है जिसमें हार्ट की मसल वीक हो चुकी हैं। तो उन लोगों के हार्ट की जब सांस फूलती है वो रात को उठ के बैठ जाते हैं, लेटने में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, चलने में भी दिक्कत होती है, चलने में उनको थकान महसूस होगी, चलने में बीपी भी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब पेशेंट इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं, जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आते हैं सांस फूल के, तब कई पेशेंट के पास कोई हिस्ट्री नहीं होती, वो कहते हैं जी पहली बार हो रहा है। अब हमारे पास चुनौती होती है उसमें डॉक्टर के बाद, जो वहाँ रेजिडेंट जो डॉक्टर ड्यूटी पे है, कैसे पता लगाएंगे एडमिशन के टाइम पे कि आपके सांस का जो फूलना है वो हार्ट की वजह से, या सांस की फूलना दमे की वजह से, या हाइपर वेंटिलेशन है। कई बार टेंशन से भी आते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। तो पहले तो हम एग्जामिन करते हैं। तो बीपी ज़्यादातर जहाँ पे पानी भर जाता है लंग्स में हार्ट की वजह से, वहाँ पे बीपी बढ़ा हुआ होता है ज़्यादातर पेशेंट में, पर ये रूल नहीं है। फिर बता दूँ, जहाँ बहुत पुअर मसल हो जाती है वहाँ पे बीपी लो भी आ जाता है। वो बहुत खतरनाक पेशेंट होते हैं जहाँ बीपी लो होता है हार्ट के पेशेंट में। हाई होना एक अच्छा साइन मैं मानता हूँ। अगर बीपी हाई है तो हम पेशाब की दवाइयाँ देके वो पानी निकाल देते हैं, तो पेशेंट ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। ऑक्सीजन भी डिप कर जाता है तो वो भी हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं 1-2-3 दिन तक, फिर इतनी पानी भर जाता है कि अचानक आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाता है। हालांकि कई बार पेशेंट नहीं भी बच पाते हैं, लेकिन और कई बार पेशेंट बच भी जाते हैं। तो इसलिए इन बीमारियों को नेग्लेक्ट ना करें। अगर आपकी सांस फूल रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि पानी भरना का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या पल्मोनरी इडीमा, इसको बोलते हैं। तो जब पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं तो हम बीपी चेक करते हैं। बीपी अगर हाई है तो स्टूडेंट के लिए भी है कि जहाँ स्टूडेंट्स होते हैं तो, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये एक मोटा मोटा अंदाजा होता है कि पल्स फास्ट चल रही है, 130 140 है, बीपी हाई है, लंग्स में कंजेशन लग रहा है, तो 20 की साउंड आ रही है, तो हमें लगता है कि हार्ट फेलियर के सिम्टम ज़्यादा हैं। फटाफट अपने हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक्सरे कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, तो वहाँ से भी हमें हेल्प मिल जाती है। या और भी ब्लड टेस्ट भी होते हैं, वहाँ से भी हेल्प मिल जाती है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई निमोनिया तो नहीं हो गया। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जो दमे के पेशेंट होते हैं उनमें बचपन से हिस्ट्री होती है और बड़े सालों की हिस्ट्री होती है। जो हमारा दमा होता है जो लंग्स की वजह से, जिसको बोलते हैं ये ब्रोंकियल अस्थमा, यहाँ पे हिस्ट्री बहुत पुरानी होती है, बड़े सालों से होता है, हमें बचपन से होता आ रहा है जी, हमें 10 सालों से दमे की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हिस्ट्री होती है। और दमा बोलते ही उसको हैं जो लंग्स की वजह से होता है, जो बार बार हो, रिकरेंट हो, ये बार बार होता है, सालों से होता है, और इन्हेलर नेबुलाइजर लेने से आराम मिल जाता है। तो ये टिपिकल हिस्ट्री होती है। और एलर्जी की हिस्ट्री भी हो सकती है कि हाँ जी मुझे छींकें भी आती हैं, मुझे स्किन की एलर्जी है, मुझे फलानी नाक की एलर्जी भी, तो के साथ साथ मेरी आंखें भी लाल हो जाती हैं। तो एलर्जिक अस्थमा के साथ एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, स्किन की एलर्जिक प्रॉब्लम ये भी मिल सकती हैं। तो ये मैंने बताया आपको कि लंग्स, ब्रोंकियल अस्थमा और हार्ट के अस्थमा में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। अब आते हैं तीसरा, जो कोरोना का अस्थमा है जिसके डर की वजह से आपकी सांस फूली पड़ी है। यहाँ पे डर है, जैसे स्ट्रेस में लोग आते हैं हमारे पास, हाइपर वेंटिलेशन हम बोलते हैं। जब हॉस्पिटल में भी पेशेंट आते हैं, टेंशन की वजह से ऐसा हो जाता है, हमारी मसल, हम लोग रिलैक्स नहीं होते, हम ज़बरदस्ती सांस लेना शुरू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई बार बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं जो ऐसे पेशेंट आते हैं हाइपर वेंटिलेशन करके, क्योंकि वो बार बार सांस लेते हो तो कई बार उनको ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा उन पेशेंट्स को जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कोरोना के टाइम पे, जिनको ना पहले कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, ना कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, ना उनको खांसी है, ना कुछ है, बस उनको ऐसा लगता है मेरा सांस लेने में प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ अगर आपको नींद की प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ अगर आपको बेचैनी हो रही है, उसके साथ आपको घबराहट हो रही है, अगर आपकी पल्स फास्ट है, तो समझ लो ये दिमाग से है और आपके मन में डर बैठा हुआ है। आप डर जाते हो अचानक, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो आप सोचो क्या डर की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा, आप अपने बगल के हॉस्पिटल में जाएं, अपनी ऑक्सीजन चेक करा लें, एक बार डॉक्टर को बोलें अपनी चेस्ट चेक करा लें, ज़्यादा है तो एक ईसीजी करा लो। डरना मत, क्योंकि आप डर डर के मर रहे हो। ये हिंदुस्तान ना सब डर डर के मर रहे हैं, सच बता रहा हूँ। और कितनी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भी मौतें होंगी आगे चल के। मैंने पहले भी बताया कि हिंदुस्तान कोरोना से नहीं मरेगा,
हिंदुस्तान मरेगा भूखमरी से, बेरोजगारी से। जो कोरोना से तो जो मरेंगे सो मरेंगे, वो तो सरकार अपने एक्शन ले ही रही है, लेकिन इसके बाद जो मरेंगे वो मरेंगे भूखमरी, बेरोजगारी, हार्ट की प्रॉब्लम, क्यों घर बैठे बैठे खा रहे हैं, स्ट्रोक होंगे, बीपी बढ़ेंगे, शुगर बढ़ेंगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, सुसाइड बढ़ेंगी। ये सब बीमारियां आने वाले टाइम में बढ़ने वाली हैं दोस्तों। तो अपनी मेडिसिन को रेगुलर लेते रहें जो भी ले रहे हैं, और फ़ोन पे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते रहें, ठीक है। और ध्यान रखें अपना कि इतना मत खाओ घर बैठ के कि आपके पास, क्योंकि एक्सरसाइज करने की आपके पास लिमिटेशन से आप बाहर नहीं जा सकते। आप घर में ही रह के योगा मेडिटेशन कर लें, और कोशिश करें कि अपनी मेडिसिन रेगुलर खाते रहें, अपने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ना करें इस टाइम पे। और समय बहुत मुश्किल है, नो डाउट, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं लोग, डिप्रेस फील करते हैं, स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं, लेकिन मुझे डर है आने वाले कल का, जब लोग, अभी तो कुछ नहीं बीमारी सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं जी बीमारी ख़त्म हो गई है, बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है सारी, और ये फटेगा गुब्बारा फटेगा आने वाले 2-3 महीने बाद। क्यों? जब सर्दियाँ आएंगी, जब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुके होंगे, जब आपकी शुगर बढ़ चुकी होगी, तब प्रॉब्लम आएंगी। ये धीरे धीरे जो आप गड़बड़ फैला रहे हो, तो अपनी मौत को खुद मत बुलाओ, अपनी बीमारी को खुद मत बढ़ाओ। आप घर बैठ के थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं जो खा रहा हूँ ज़रूरी नहीं है। मैं देख रहा हूँ लेडीज़ को, हैरान होता हूँ, हर रोज़ एक पकवान बना के वहाँ फेसबुक पे डाल रही हैं, एक कंपटीशन छिड़ा हुआ है, गोलगप्पे बना के डाल रहा है, कोई ये डाल रहा है। कभी आपने सोचा जो आप खा रहे हो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? क्योंकि आप तो कोई एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, सिर्फ आप एक दूसरे को दिखा रहे हो, मैंने घर पे आज ये बनाया, आज मैंने ये फलाना जी बनाया, ये पकवान बनाया। लेकिन वो पकवान बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, खा कौन रहा है? आप ही लोग खा रहे हो, आप घर में बैठे खा रहे हो। मत करो ऐसा। ये जो दिखा रहे हो, जो कंपटीशन आप लेडीज़ ने लगा रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने घर में भी डांट मारी है सबको, मैंने कहा ये सब क्या तमाशा है? अगर टाइम काटना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रोज के रोज, कभी एक आध दिन हो गया चलो ठीक है, रोज के रोज यही हो रहा है। अरे मेरे घर में कल जलेबी बन रही थी, मैंने कहा किसके लिए? कहती नहीं बस ऐसे ही बनाइए। यार ये अजीब तमाशा शुरू हो चुका है, आपको पता ही नहीं है आप अपनी हेल्थ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो सब लोग, खासतौर से जो शुगर के पेशेंट हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, जो मोटे लोग हैं, इवन जो बच्चे भी हैं मैं फिर स्ट्रेस दे के दे रहा हूँ, जो बच्चे भी हैं, मोटे बच्चे, उनको भी आप रिस्क पे हैं वो लोग, शुगर की और हार्ट प्रॉब्लम के लिए। अब कोई एज नहीं रह गई है, सुधर जाओ भाई इंडिया वालों, ये तमाशा नहीं है। आप कोरोना से नहीं मरोगे, आप कोरोना से इनडायरेक्टली मरोगे आने वाले टाइम में अगर आप यही करते रहे तो। मैं चेतावनी दे रहा हूं आप लोगों को, पहली बार मैं बोल रहा हूं ऐसा। थोड़ा सा योगा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो। मैं फिर बोल रहा हूं, आप कोरोना से नहीं मरने वाले हो, आप मरोगे अपनी बीमारियां जो आपने खुद पैदा करी हैं। बाय, थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं हो सकता हिंदुस्तान का। बाय।